अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो आकर गुजर भी चुकी है। आम इंतखाबात के हवाले से बात कर रही हूँ। इस पर भी आज हमने पूरा एक सेगमेंट तैयार किया है जिस पर हम बात करेंगे आफ्टर इलेक्शन किस तरह की तैयारियाँ हैं, गवर्नमेंट किस तरह तश्कील होगी और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और जो अभी भी कन्फ्यूजन बहुत सारी पाई जा रही है रिज़ल्ट्स के हवाले से, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। पिछले 3 दिन हमने लगातार 24 घंटे जनाब आपको इलेक्शंस के बारे में बताया है। जो तज्ज़िये हैं वो भी आप तक पहुंचाए हैं। मुख्तलिफ हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद थे। दिन रात एक करके इलेक्शन की तमाम तर सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया है। तो आज भी हम यही सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और दुनिया में ना हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दुम से लटक जाते हैं और वो उसकी वजह से बुलंदी पर पहुंचते हैं। और उस बुलंदी के पीछे ना तो उनकी मेहनत होती है और ना ही वो उसके हकदार होते हैं, मगर वो इस कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए अपनी नाअहली ज़रूर छुपाते हैं। कम ज़र्फ़ी का ये आलम है कि वो इस पर ऐसे इतराते हैं कि जैसे तो वो ही महान है और खुदा ने उनको ही इस मकाम और मर्तबे के लिए बनाया होता है। ऐसे लोग सेल्फ मेड नहीं होते हैं, इन्हें कभी शान नहीं जचती है। शान तो उस वक्त मेरे ख्याल से जचती है जब ये डिज़र्व कर रहे होते हैं। जब आप डिज़र्व कर रहे होते हैं ना, तो आप कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो पता चलता है कि हाँ ये डिज़र्विंग था और इसको ये चीज़ करनी चाहिए थी या मिलनी चाहिए थी। डिज़र्व ही नहीं करते तो कैसी शान और कैसा मकाम। बहरहाल डिज़र्व बस वही करते हैं जो हकीकत में सेल्फ मेड होते हैं, जो अपनी मेहनत अपनी खूबियों के बलबूते पर किसी बुलंदी पर पहुंचते हैं। तो आज हमने इसी के मुतालिक एक बात करनी है और एक कहानी है जिसके ज़रिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करूँगी। जनाब ये एक कहानी है उकाब और मकड़ी की। एक उकाब बादलों से ऊपर पहाड़ की चोटी तक उड़ा और वहाँ किसी पुराने दरख्त पर जाकर बैठ गया और वहाँ बैठकर इधर उधर के मनाज़र देखने लगा। और मंजर बहुत ही खूबसूरत थे। और वैसे भी उकाब सबसे ऊंची उड़ान उकाब की होती है और आपको पता है उसकी निगाह भी कितनी तेज़ होती है। तो उकाब देखकर ना बहुत खुश हुआ वो सारा मंज़र, सारे खूबसूरत मनाज़र को। तो मंज़र ऐसा था कि जैसे दुनिया की मुकम्मल तस्वीर हो उसके सामने। वहाँ से उसको दरिया भी नज़र आ रहे थे, समंदर नज़र आ रहे थे, बाग और जंगल, सब कुछ बहुत ही साफ़ और शफाफ उसे दिखाई दे रहा था। उकाब ने आसमान की तरफ देखा और देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा कि अल्लाह मैं तेरा कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि मैं दुनिया की किसी भी बुलंदी तक जा सकता हूँ। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर भी जा सकता हूँ जहाँ कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता। इतने में उसी शाख पर बैठी उसके साथ जो मकड़ी थी वो बोल उठी, कहने लगी कि तुम क्यों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ कम लग रही हूँ? तुम्हें क्यों लगता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ तक आ सकते हो? उकाब उस मकड़ी को मुड़कर देखने लगा और उस मकड़ी ने कई शाखों पर अपना जो जाल था वो बुना हुआ था। उकाब उसे देखकर बड़ा हैरत में पड़ गया, मुब्तला हो गया और वो उससे पूछने लगा कि तुम इस बुलंदी तक कैसे पहुंची हो? यहाँ तो मेरे अलावा कोई दूसरा परिंदा भी नहीं आ सकता, तो तुम तो एक मकड़ी हो, तुम तो एक बहुत छोटी सी चीज़ हो, तुम कैसे यहाँ पर पहुंची हो? और वैसे भी रेंग कर तो यहाँ आना मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर कैसे तुम आ गई? तो मकड़ी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। उकाब ने पूछा तो भाई फिर कैसे यहाँ तक पहुँच गई हो तुम? जवाब में मकड़ी कहने लगी कि जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दुम से लटक गई थी और तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मगर अब खुद को महान मत समझो, क्योंकि मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर रह सकती हूँ। तो ये इसका करक्स ये है कि जनाब बहुत से लोग हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे होते हैं। और आगे आगे क्या हुआ कि जनाब खुदा की करनी ऐसी हुई कि देखते ही देखते वहाँ पर एक इतनी तेज़ हवा का झोंका आया, तूफ़ान आया और मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर ले आया। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी मकड़ियाँ होती हैं। मकड़ी जैसे लोग मैं कहूँगी, ये मकड़ियाँ ही कह लें
कि जिनको जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, जिनकी सोच इस मकड़ी के बराबर होती है कि वो आपकी मदद को कह ले कि कुछ भी नहीं समझते। इस कहानी से और भी कई किस्म के असबाक हमें मिलते हैं। कभी हमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए, सबसे पहले तो ये, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम उनकी खूबियों को मानें, उसको तस्लीम करें, एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि ज़िंदगी में सिर्फ उसी चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करें जिसके हम वाक़ियतन हकदार हैं, वरना रुसवाई होते हुए देर नहीं लगती है। रुसवाई तो चलो एक बहुत एंड वाला एक एस्पेक्ट आ जाता है, स्टेप आ जाता है। आपकी सच्चाई बाहर आते हुए देर नहीं लगती है। आप जो कर रहे होते हो, आप कितने डिज़र्विंग हो और कितने नहीं हो, ये भी पता चल जाता है। तो इसलिए जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको पजीराई भी मिलेगी, उतना ही आपको मकाम भी मिलेगा, उतनी ही आपको शान भी मिलेगी। तो इसलिए मेहनत के ऊपर फोकस करना चाहिए। शान के ऊपर और जनाब हमें कौन सा मकाम मिलेगा वो तो बाद की बात है ना। पहले तो आपने मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर सिर्फ मंजिल के ख्वाब देखेंगे और मेहनत पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर मकड़ी वाला हाल होगा कि जब आप किसी की दुम पकड़कर आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी ही देर आप किसी की दुम के साथ लटके रहेंगे, कितनी ही देर कोई आपकी जनाब हेल्प करेगा बग़ैर किसी फ़ायदे के। तो इसलिए अपनी मदद आपके तहत ही कहीं पर भी पहुंचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे पहुंचना चाहिए। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात कर ली जाए सेहत के हवाले से, और हमने बात करनी है जिगर, क्योंकि जिगर हमारे जिस्म का दूसरा बड़ा और हमारे निज़ाम में अहम किरदार अदा करने वाला उज़्व है। और हम कुछ भी खाएं, चाहे वो ग़िज़ा हो या फिर कोई दवा हो, वो हमारे जिस्म से ही होकर गुज़रती है। और अगर जिगर की सेहत का मुनासिब ख्याल ना रखा जाए तो ये ख़राब होकर हमें बहुत से अमराज में मुब्तला भी कर सकता है। जिगर का एक आम मर्ज़ जो हर किसी को पता है, जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है, जो बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। इसके अलावा फैटी लीवर भी जिगर के अमराज में से एक है, जो पाकिस्तान में जिगर की चर्बी के वाक़यात में दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह बढ़ता ही जा रहा है। निस्बतन बहुत से नौजवान जिनका पथरी की बीमारी का इलाज हो रहा होता है, उनमें भी फैटी लिवर की तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोज हो जाता है। लेकिन इस हवाले से अच्छी बात यह है कि जो सिंपल फैटी लिवर या जिगर की चर्बी की हालत है, ज़्यादातर मामलात में ठीक भी हो सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से एहतियात और इलाज ना किया जाए तो फैटी लीवर जिगर की ज़्यादा संगीन बीमारी का बायस भी बन सकता है, जिसे मेडिकल ज़ुबान में स्टेटोहेपेटाइटिस कहा जाता है, जहां फैटी लीवर सूजन ज़दा हो जाता है और ये जिगर के ज़ख़म और जिगर के कैंसर का सबब भी बनता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है फैटी लीवर के हवाले से। तो आज हमने यही बात करना है कि किस तरह हम फैटी लीवर या जिगर की बीमारियों से बच सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके। और लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है अपनी डाइट को बेहतर करके, कि जिनको ये बीमारी है फैटी लिवर की, वो किस तरह की डाइट ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें ममनू है, बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह की होनी चाहिए कि हम इस बीमारी से बच जाएं। तो इस पर बात करने के लिए खतीजा अवान हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। खदीजा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खदीजा, फैटी लीवर की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इस पे तो मेरे ख्याल से बाद में आते हैं। जिगर का एक तो काम क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट ये हमारा एक ऑर्गन है जो हमारे पूरी एक तो सेहत पे भी हमारा बड़ा डिपेंड करता है, और ये हमारे पूरे फंक्शनल जो हमारा बॉडी का फंक्शन है उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हम जब अपनी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम वाइटल ऑर्गन्स का नाम लेते हैं। कुछ ऑर्गन्स हैं वाइटल ऑर्गन्स, और उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी बका और उनकी सेहत और उनकी ठीक फंक्शनिंग जो है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं कि अगर हम इनकी फंक्शनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अब बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस तरह का बिलीव नहीं है कि आपकी
लाइफ की क्वालिटी के साथ साथ आपकी लाइफ की डेज भी कम होते हैं, क्योंकि वी डू बिलीव कि जो एक टाइम लिखा हुआ है उसी पे इंसान जाएगा। इसीलिए मैंने क्वालिटी का वर्ड यूज़ किया कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि अगर आप उनकी फंक्शनिंग का या उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखते ठीक से, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। उसमें से जिगर या लिवर जो है इज़ वन ऑफ दोज वाइटल ऑर्गन्स ना। अब ये जो जिगर है इसको थोड़ा सा ना ये साइलेंट किलर भी इसको कहा जाता है। साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब इसमें कोई ख़राबी आने लगती है तो ये एकदम से कोई सिम्टम नहीं देता, एकदम से कोई पेन नहीं करता, एकदम से कोई आपको अलार्म नहीं करता, कोई वार्न नहीं करता, ठीक है। पेशेंट को कब पता चलता है? जब इसको फैटी लिवर हुए कुछ अरसा हो जाता है। ठीक है। फैटी लिवर कहते हैं कि आप जो भी ग़िज़ा खा रहे हो, ठीक है, और उसमें अगर चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है, या आप ठीक टाइम पे नहीं खा रहे हो, या उसको प्रॉपर आप इस टाइम पे ले रहे हो कि आपकी बॉडी उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, या आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, या आप जितना खा रहे हो उसके लिए कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप उसको ठीक से कंज्यूम नहीं कर रहे, तो वक्त के साथ साथ दिन, महीने, साल जब गुजरते जाएंगे तो आपके लिवर की एक कंडीशन बन जाती है जिसको कहते हैं फैटी लिवर। अब फैटी लिवर का मतलब है कि बॉडी की वो एक्स्ट्रा चिकनाई जो कि लिवर पे डिपॉजिट होना शुरू हो गई है, फैट होता है वो लिवर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप इसका जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो बाकायदा एक पिक्चर देता है फैटी लिवर की, ठीक है। अब ये फैटी लिवर की भी ग्रेडिंग होती है, स्टेज 1 एंड देन द लेटर स्टेजेस, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फैटी लिवर जब हो जाएगा, जब वो अलार्म करेगा, तब तक थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और एक बात तो ये भी है कि कोई भी बीमारी, कोई भी एलिमेंट जो है ना, वो कभी भी रिवर्स नहीं होती, हमेशा वो मैनेज होती है, कंट्रोलेबल होती है, वो रिवर्सिबल नहीं होती। वो ब्लड प्रेशर हो जाए, वो ब्लड शुगर लेवल्स हो जाए, वो लिवर की डिफरेंट अमराज हो जाए, हमेशा वो मैनेज होगी, वो कभी भी रिवर्स नहीं होती एकदम से। टोटल हम रिवर्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों को जो कि ख़राब हो जाती हैं, और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने दी होती हैं उनका कोई नेमुल बदल भी नहीं है। बेशक ऐसा ही है। जितने मर्जी आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, लेकिन उन चीज़ों का कोई उस फंक्शनिंग का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इस वजह से लिवर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अलार्म देर से करता है। अब फैटी लिवर जब होगा तो क्या होगा पेशेंट को कि अब जैसे हम इसके फंक्शंस की बात करें तो लिवर डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। लिवर की कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं, हमारे फैट को मेटाबोलाइज करेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करेंगी, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करेंगी। अब अगर वो फैटी लिवर की वजह से लिवर अपना काम नहीं कर रहा, या अपनी सिक्रीशंस अप टू द मार्क नहीं दे रहा, या जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं दे रहा, तो फिर आपकी जो निज़ामी इंहिज़ाम है वो ख़राब होगा, डाइजेशन नहीं प्रॉपर्ली हो रही। अब जब डाइजेशन हमारी प्रॉपर नहीं होगी तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे केसेस में आपको डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक लंबे अरसे तक अगर आपके खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा रहे और उसको फिर हम एक स्टेज आ जाती है कि आप डायग्नोज हो जाते हो विद द डायबिटीज़, ठीक है। और बहुत दफ़ा सुनने में ये भी आता है जी शुगर हुई थी तो लिवर को ये हो गया, अच्छा, शुगर हुई थी तो लिवर को ये हो गया, लिवर को हुआ है तो लेकिन लिवर की फंक्शनिंग इफेक्ट हुई है तो आपको शुगर हुई है। अगर वो लाइक के टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसका आपकी जेनेटिक्स से या जिसका आपकी फैमिली हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए जो लिवर की हेल्थ है और लिवर की जो सेहत है ना वो बहुत मैटर करती है। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हम खा रहे होती है जिससे एक तो ओवरऑल हमारे जिगर जो मुतासर हो रहा होता है, ये उसकी हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है और वो हम लोग फैटी लिवर की तरफ जा रहे होते हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं? अच्छा, ग़िज़ा में ये है कि सबसे पहले तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप कितना खा रहे हो वो भी मैटर करता है, और आप कब खा रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फैटी लिवर का जितना भी प्रेवलेंस है ना उसमें ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है कि रात को खाना कब खाया, रात को खाना कब खाया, और खाना खाने के फ़ौरन बाद आप सो गए या उसके कुछ देर बाद सो गए, और वो जो वो जो खाना खाया वो कैसा खाना था, लाइक आपकी प्लेट में कैसा खाना था, वो जंक फूड था या वो बहुत स्कील था या वो बहुत देसी फूड था, इट मैटर्स अ लॉट। ऐसा खास तौर पर रात का, एग्जैक्टली रात का तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे लाइफस्टाइल की बात करते हैं, फिर उसके साथ हम वेट मैनेजमेंट की बात भी करते हैं कि अगर
अगर आपको लग रहा है कि आपका लिवर जो है वो इस तरफ जा रहा है, या आपको अपनी डाइजेशन थोड़ी स्लो लग रही है, या आपको भूख कम लग रही है, या आपको नौजिया हो रहा है, या आपको खाने की स्मेल, जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी गोश्त की स्मेल बहुत ज़्यादा है, या चिकनाई की स्मेल से खाना नहीं खाया जा रहा, या इसमें वो धुएं की स्मेल है तो दिल खराब हो रहा है, ये सब भी माइनर सिम्टम्स हैं आपको अलार्म करने के लिए कि आपका जो लिवर है उसको एक एग्जामिनेशन में से गुजरना चाहिए, या यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर, या यू शुड गो थ्रू एनी ब्लड टेस्ट या फिर एनी अल्ट्रासाउंड जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। मतलब ये इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फैटी लिवर ही हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी भूख कम हो रही है, अगर आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, अगर आपकी मसल वेस्टिंग हो रही है, अगर आपको नौजिया हो रहा है, अगर आपको खाने से स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा ऑयल वाला खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, देन यू शुड मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर और टॉक टू सम क्लिनिकल कंसल्टेंट जो कि आपको गाइड कर सके। अच्छा, वेट मैनेजमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम डाइट की भी बात करेंगे। ठीक है। और डाइट में हमें लिवर को बचाने के लिए या लिवर को हेल्दी रखने के लिए वो खुराक जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करे, वो खुराक जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करे, वो खुराक जो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स दे, ताकि हमारा लिवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सके। ठीक है। अब उसमें हम जब भी खुराक की बात करते हैं तो हम ग्रुप्स को लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम डेयरी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इफ यू आर डायग्नोज्ड विद दैट फैटी लिवर, अभी हम सिर्फ फैटी लिवर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बाद में बात करेंगे कि कौन नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये हेपेटाइटिस ए है, बी है, या हम अभी इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा रहे, फैटी लिवर पे बात। तो अभी अगर फैटी लिवर को डील करने के लिए तो अगर हम इसकी बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो आपको ये टोटल मना नहीं है, लेकिन आपने लो फैट की तरफ जाना है। अच्छा, जैसे कि बालाई के बगैर दूध हो गया। और अगर दूध की किस्मों में आप जाएं तो कैमल मिल्क इज वेरी गुड, कैमल मिल्क, गोट मिल्क इज वेरी गुड, सोया मिल्क इज वेरी गुड फॉर योर लिवर हेल्थ। इसके न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे हैं कि ये लिवर के लिए जो मेडिसिन्स बनती हैं इंक्लूडिंग द न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये उसमें भी मतलब कि मौजूद होते हैं। मतलब जो आम रूटीन में जो हम दूध पी रहे होते हैं वो नहीं, वो भी हो सकता है लो फैट। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं तो फिर कैमल मिल्क, गोट मिल्क, सोया मिल्क, दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द लिवर। ये तीन जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। फिर इसी तरह अगर आप आ जाते हैं ये अपने प्रोटीन्स को लेके, लेकिन डेयरी में सिर्फ दूध ही है, दही चीज, ये देखो वही दूध जिसकी बालाई उतरी हुई है उसी का दही। लेकिन ये जो चीज या चेडर चीज, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं है मक्खन हो गया, ये सारी चीजें कितने अरसे के लिए छोड़ना पड़ेगा, इट डिपेंड्स कि आपका कंप्लायंस क्या है, आपका ताउन क्या है, आप कितनी देर में आपके ब्लड टेस्ट बेहतर हो जाते हैं, कितनी देर में आपका थोड़ा वेट मैनेज हो जाता है। लेकिन ये कि आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें आती हैं सैचुरेटेड फैट्स में, मतलब वो फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो फैट्स हमें फिर छोड़ने पड़ते हैं। ठीक। अच्छा, इसी तरह हम नेक्स्ट ग्रुप जैसे हमारा प्रोटीन्स की तरफ आते हैं। अब प्रोटीन्स में हम बीफ का इस्तेमाल भी करते हैं, मटन का इस्तेमाल भी करते हैं, चिकन का भी करते हैं, मछली का भी करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको मछली बहुत अच्छी है। मछली की मुख्तलिफ इक़साम जो भी मार्केट में जो भी अवेलेबल है आप वो खा सकते हैं। आप मछली खा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आप मछली को बना कैसे रहे हैं। उसको भी अगर आपने वो डीप फ्राई कर दिया है या उस पर मल्टीपल कोटिंग कर दी है या उसके मसाले बहुत ज़्यादा कर दिए हैं तो फिर ऑब्वियसली वो भी नहीं। लेकिन अगर आप मछली को उसकी स्किन के बगैर कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं, शोरबा कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी फाइन एंड दैट इज इवन वेरी हेल्दी। अच्छा, ठीक है। ये ओमेगा 3 हमें इससे मिलेगा और वो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा फैट जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इस तरह मछली बिल्कुल मना नहीं है। ठीक है। इसी तरह हम अंडे पे आ जाते हैं। लेकिन क्या बीफ मटन ये खाना चाहिए कि नहीं? ये हमें ये एक तो वेरी बहुत करता है क्योंकि ऑलरेडी कहा जाता है ना कि बीफ में और मटन में बहुत ज्यादा फैट। लेकिन अगर आप मुझे इस वक्त कहेंगे कि अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद द फैटी लिवर तो उसका रेड मीट फिर एक्सक्लूड, रेड मीट खत्म हो जाएगा। ठीक है। वो व्हाइट मीट खा सकता है, व्हाइट मीट की तरफ चिकन भी खा सकता है, चिकन भी खा सकता है, वो टर्की भी खा सकता है और वो फिश भी खा सकता है। ठीक है। हाँ, अगर उसका कंप्लायंस बहुत अच्छा है, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना शुरू हो गया, तो फिर वीक में कुछ दिन, 1 पोर्शन, हाँ, जैसे एक दिन या 2 दिन वो फिर मटन की तरफ चला जाए
और मटन Beef की ना भी जाए। बीफ बिल्कुल नहीं, और मटन का भी वो हिस्सा जिसपे चिकनाई कम होती है, ओके। जिसको हम लीन मीट कहते हाँ, हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा गोश्त जिसपे चिकनाई ना चिकनाई हो, कम हो, कम हो उसको या ना उसको हो। उसका इनटेक आप कर सकते हैं। और बिल्कुल। एग का बता रही थी, एग एग। पे बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है ना कि अच्छा अब जी ये प्रॉब्लम हो गई है, हाँ। या हमें ज़्यादा चिकनाई वाले खाने छोड़ने पड़ेंगे, तो वो अंडे को फ़ौरन क्रॉस लगा देते हाँ, हैं। वो कहते ठीक हैं जी है? इसमें तो बहुत ज़्यादा। हाँ। हाँ, वो अब अंडा इज़ खास अ तौर पर वेरी, उसकी योक के अंदर। बिल्कुल, अब ये जो अंडा है ना, ये बहुत बहुत अच्छी ग़िज़ा है फॉर अच्छा। एवरीवन, वन टू ऑल। पैकेज है, पैकेज है ये प्रोटीन का न्यूट्रिएंट्स पैकेज का, कह सकते हैं और आप। ये हाँ, ये बिल्कुल एक हाँ। आप समझ लो कि आपने टैबलेट खाने की बजाय आप अंडा खा अंडा लें तो खा लिया आप करो। वो ठीक है? ठीक है। तो अंडा बिल्कुल मना नहीं है। ओके। ठीक है, बिल्कुल भी इसको हम वो रेड क्रॉस नहीं करते हैं। सही, और आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो। होल एग करना चाहिए कि नहीं, यही सबसे ज़्यादा हम लोग गलती करते हैं ना। हम लोग कहते हैं कि अच्छा कोई प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले एक तो एग को निकाल दो अपनी बिल्कुल। डाइट से, दूसरा ये अगर एग खाना भी है तो सिर्फ वाइट उसकी खाओ, आपने योक नहीं खानी है। अंडे की जर्दी की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और अंडे की सफ़ेदी की भी बहुत ज़्यादा लेकिन क्या जो importance है। फैटी लिवर के पेशेंट है वो खा सकते हैं हाँ, होल एग? वो फैटी लिवर के वो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी उनको ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है। या ऑलरेडी उनको डायबिटीज़ नहीं, तो वो अंडा पूरा खा सकते होल हैं। एग खा सकते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग डिबेट है कि जी देसी अंडा खाएं या कौन सा खाएं, जो भी आपको अवेलेबल है ना आप वो खा ले। आजकल अंडे भी इतने महंगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, कोई भी इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर everything सकता। जैसा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल मना नहीं है, और ठीक है। स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर डाइटिशियन, और वो जिन चीज़ों को टिक कर रही है ना, हाँ। आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए उनको ओके। लेके। यहाँ ना पेशेंट्स फिर ओवर कॉन्शियस भी हो जाते हैं, या अच्छा। आके कहेंगे बड़ी बहादुरी से कहेंगे आपने जितना कहा था ना मैंने उतना भी नहीं खाया, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको मैं कैसे समझाऊं कि दैट इज़ नॉट, या आपको वक्ती तौर पे तो लगेगा कि इट्स फाइन, आपको लग रहा होता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया, हाँ। लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता, वो आपकी कंडीशन ज़्यादा Exactly. वर्स्ट कर सकता है हाँ। अगर आप वो भी चीज़ें नहीं लेंगे जो डाइटिशियन आपको बिल्कुल। बताती इन है। द लॉन्गर रन आपकी इम्यूनिटी कम हो खराब हो सकती है, सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको वीकनेस फील हो सकती है। तो जो चीज़ें हम टिक कर रहे हैं ना, उसको लेकर आप कंफर्टेबल हो जाएं, और फिर आप उसको एंजॉय भी करें। अच्छा, ठीक ताकि है। आपको ये भी ना लगे कि बहुत ही डलनेस आ गई अच्छा, है इन दूसरा योर ये तो डाइट प्लान। प्रोटीन की बात होगी है खदीजा। हमारे पास कार्ब्स भी होते हमारे हैं, पास कार्ब्स भी बाकी होते हैं, चीज़ें, बिल्कुल। कुछ फैट्स भी होते हैं जो हमें बिल्कुल। हेल्दी फैट्स भी चाहिए होते अब हैं। हम कार्ब्स हाँ। पे अगर आते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग पोर्शन ना, जो हम वो सारा हाँ, दिन वो कंज्यूम हमारा करते सारा हैं। दिन ही इंटेक बिल्कुल। हो रहा होता है कार्ब्स तो का। एक ऐसा पेशेंट जो कि फैटी लिवर के साथ डायग्नोज हो गया है, उसको रोटी मना नहीं है, लेकिन रोटी विदाउट घी मक्खन, ठीक है, ओके। चपाती। और वो किसी भी आटे का खा सकता है? आटे की अगर आप बात करें तो जो होल ग्रेन का Whole आटा grain होता जो है, है, ठीक हाँ। है, वो बेस्ट होता है आपके लिए, ओके। रादर देन कि आप रिफाइंड यूज करें। ठीक, मतलब गंदम का आटा गंदम का आटा बगैर आराम से घी मिल मक्खन जाता के। है, हाँ। ठीक, अगर चावल की बात करें तो चावल ऑब्वियसली चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ जी। अगर तो आपको ब्राउन राइस मिल जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अगर ब्राउन राइस नहीं मिलते तो आप डेली बेसिस पे चावल मत खाओ, नहीं खाएं, ठीक नहीं है, खाओ, आप ओके। उसको थोड़ा कम कर लो, ओके। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। इसी तरह अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो ये बहुत अच्छे हैं, ईदर प्रेस्ड ईदर अनप्रेस्ड ग्रेन्स बहुत अच्छे अच्छा, हैं, क्योंकि इट्स अ ओके। सोर्स ऑफ विटामिन्स, इट्स अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, ये बहुत हाई फाइबर है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने ठीक में है। मदद देता है। तो ग्रेन्स आर वेरी फाइन। इसी तरह नट्स की बात करें सारे ग्रीन्स, तो सारे ग्रेन्स, ठीक ठीक है। इसी तरह नट्स की बात करें तो ये वॉलनट्स और आलमंड्स, ये फैटी लिवर पेशेंट के लिए जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, अच्छा, क्योंकि ये जो नट्स होते हैं ये भी एक सोर्स ऑफ फैट है, ओके। बट हाँ। हेल्दी फैट क्योंकि ना। कुछ कहा जाता है कि जो कैश्यू ठीक है, है उसके अंदर बिल्कुल, भी बहुत ज़्यादा फैट बहुत होता ज़्यादा, है। इसीलिए हाँ। मैंने उसका नाम नहीं लिया, हाँ। या मैंने पीनट्स का हाँ, नाम नहीं पीनट्स लिया। में भी बहुत ज़्यादा कहते हाँ, हैं। इसीलिए जो बादाम है और जो और जो अखरोट है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम ओके, करेगा, ठीक है। ओवरऑल बॉडी में आपका जो ब्लड की जो पिक्चर है उसको इम्प्रूव करेगा, और फैटी लिवर को कम करने में मदद देगा। ओके, मतलब आप बादाम और अखरोट खा अखरोट सकते जो हैं। है वो बहुत डेली अच्छा खा है। सकते हैं कि डेली नहीं खा सकते हैं, एक अमाउंट जो भी आपको बताई जाएगी ओके। अकॉर्डिंग टू योर BMI, अकॉर्डिंग टू योर BMR, आप वो खा सकते लेकिन हैं। भीगे हुए या
बगैर दैट्स अप टू द पेशेंट कि उसको क्या टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ गरम ठंडे का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेडिकली उसको बहुत ज़्यादा केटर नहीं किया जाता है, तो जैसे पेशेंट कंफर्टेबल है, अगर वो उसको भिगो कर खाने में सुकून ज़्यादा मिलता है तो भिगो कर खा लें, वरना वो डायरेक्ट भी उसका, जैसे आप ऑफिस में पड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी में पड़े हैं, तो एज अ स्नैक किसी भी टाइम आप खा सकते हैं एज अ स्नैक। ये नहीं है कि आप अब कहें कि अच्छा रात को मैंने भिगोए नहीं थे और सुबह में नहीं खा सकते, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप भिगो के खाना चाहते हैं भिगो के खा लें, नहीं अगर टाइम मिलता तो वैसे भी आप उसका इंटेक कर सकते हैं। आप चीजों को जैसे कि आप ये इंसान लिमिट कर देता है ना कि अब जी चूंकि भिगोए नहीं थे तो मैं खाऊंगी कैसे, तो स्किप करने से बेहतर है कि चलो आज वैसे खा लो, कल दोबारा इजी बनाए अपनी लाइफ को, इतना मुश्किल ना बनाए। ऐसा ही है। दूसरा उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारे वेजिटेबल्स आ जाती हैं। वेजिटेबल्स में आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, ठीक है, और बाज़ दफ़ा तो जो पेशेंट्स बहुत अच्छे होते हैं अगर वो वेजिटेबल जूसेस पे चले जाएं, जैसे कि खीरे का जूस, उसमें थोड़ा सा आप एक्सट्रैक्ट जिंजर का ऐड करो, उसमें थोड़ा सा लाइम ऐड करो, उसमें दैट्स अ वेरी गुड टू डिटॉक्स योर वाटर। ये तो हम गर्मियों में ज़्यादातर पीते भी हैं बहुत से लोग। एक तो वाटर होता है ना, जैसे कि पानी में ये चीज़ें मिला ली। एक स्लश की तरफ अगर आप चले जाएं जिसमें सब्जी का कंटेंट ज़्यादा हो और थोड़ा सा पानी डाल के आप उसका स्लश बना लें, जैसे कि पालक स्लश, जैसे कैरेट स्लश, फिर ये खीरा बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहते हो, आप पानी में 4 to 6 टेबल स्पून आप लाइम ऐड कर लो, नींबू का रस। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो फॉर 30 डेज, फॉर 21 डेज, इट विल चेंज द पिक्चर। ये टोटल पिक्चर चेंज कर सकता है। खाली नींबू और पानी, सिंपल नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने देखा है पेशेंट्स यहाँ पे थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, लाइक इतना ज़्यादा वो यूज़ करेंगे कि 2 दिन बाद गला ख़राब। वही ना, या तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं यूज़ या चेस्ट ख़राब, तो अब वो भी नहीं करना। तो एक बड़ा जो जग है जिसमें से आप पानी पी रहे हो सारा दिन, उसमें आप 4 to 6 टेबल स्पून आप उसका लाइम एक्सट्रैक्ट आप डाल लो, ठीक है। जिंजर एक्सट्रैक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वो खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको ग्रीन टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपने डिटॉक्स वाटर या ड्रिंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम फलों की तरफ आते हैं, लेकिन तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ठीक है उनके लिए, बिल्कुल ठीक है, जिगर के जो बिल्कुल ठीक है, वो एज अ ब्लेंड भी बहुत अच्छी हैं। और अगर आप उनको बनाना चाहो तो ऑब्वियसली आपने कम चिकनाई में बनाना है, जैसे हल्का सौते कर लो, दम कर लो, इस तरीके से आपने बनाना है। गार्लिक बहुत अच्छा है। हाँ, आप देखोगे कि जो फैटी लिवर की जो डाइट है ना, वो मोर और लेस वही है जो हम कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो डाइट रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाली खुराक को ज़्यादा ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही इंटरलिंक्ड है ना, एक आपका फैटी लिवर भी, देन आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसी से होएगा। अगर क्योंकि अगर दोनों को अगर आपने मेंटेन रखना है तो आपने अपनी जो चिकनाई वाली चीज़ें वो कम करनी है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो बाज़ दफ़ा हम बहुत मीठे फल नहीं रिकमेंड करते, जैसे कि आम बहुत मीठा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह खजूर है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। तो जो बेरीज होती हैं ना, जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ये बहुत अच्छी चीज़ है फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए, या उसको रिवर्ट करने के लिए, या उसको बेहतर करने के लिए, या जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनके लिए ये बेरीज बहुत अच्छी हैं। मोस्टली फ्रूट आप खा सकते हो, मोस्टली आप सेब खाओ, आप अमरूद खाओ। सिट्रस फ्रूट जो होता है, इट्स अ मेडिसिन फॉर योर फैटी लिवर। कीनू, माल्टा, मौसमी आप खाओ, आप इसका जूस पियो, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा स्कील ना करो, जैसे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी, या बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, या बहुत ज़्यादा आपने इसमें बर्फ़ डाल दी, इस तरह से आप मत करो। तो आपके लिए ये जो सिट्रस फ्रूट का जूस है, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। फिर एक जूस होता है, बहुत आपने भी सुना होगा, ABC, व्हाट इज़ ABC? हाँ, तो एप्पल, बीटरूट और कैरेट जो है। आदत बनाएं अपने खानों में सलाद का इस्तेमाल करने की, आदत बनाएं जूस पीने की, क्योंकि हम में आदत नहीं है। हम जो वक्त निकालते हैं उसमें हम खाना खाते हैं, मील लेते हैं, मील खाते हैं, और वो भी हेल्दी मील नहीं लेते हैं। इधर रोटी सालन, इधर चावल सालन। हमारे पास पूरे दिन में फ्रूट खाने का टाइम नहीं है,
नट्स सैलेड, नट्स nuts खाने का खाने का टाइम टाइम नहीं नहीं है, है, हाँ। रायता बनाने का टाइम नहीं है, सलाद बनाने हमारा का वो जो टाइम नहीं रिवायती है। जो खाना होता है, बिल्कुल, जो जिसको वही हम बेसिक खा रहे होते कहते हैं, हैं, बेसिक, हाँ, हाँ, बेस लाइन पे, बेस लाइन जो होती है हम सिर्फ बिल्कुल, वही खा रहे होते हैं, हम एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खा रहे बिल्कुल। होते। और मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड टू वर्क, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस कदर ज़्यादा जो है ना ये लिवर के इश्यूज हैं। अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि इसका प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है, जॉइंटिस का, हेपेटाइटिस का। हाँ। आई कम टू नो, और हम हैरान रह गए थे कि ये इतना ज़्यादा प्रेवलेंस है इसका। और इसकी जो रीज़न होती है, जैसे अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें, और वो एक वायरल डिजीज़ में जी, आता जी। है, और जो इसका इंटरेक्शन है वो यही होता है कि आप साफ अगर पानी का इस्तेमाल नहीं किया तो तब फिर ये आपको जो ये हो सकता है, हाँ। बिल्कुल। हाइजीन का उसमें आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपने बाहर से कहीं से ऐसी चीज़ नहीं खा लेनी, क्योंकि ज़्यादातर ये वहीं से आपको लगता है ना, वहीं से ये जर्म आपके अंदर जाता है, जहाँ पे आपने हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा होता। पानी से, ये पानी का कीड़ा आप इसको कह सकते हैं, पानी के हाँ, जर्म्स कह लें या पानी हैं का कीड़ा जो आपको बहुत ज़्यादा ये जानलेवा भी बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस। बहुत से लोग इससे अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। तो आप लोगों ने अपने जिगर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फैटी लीवर के हवाले से हमने आज बात की है कि अगर कुछ लोग उसमें मुब्तला हैं जो हमें देख रहे हैं, तो वो किस तरह अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करके, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपनी इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। रिवर्सिबल नहीं है, कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे ना, तो आपकी जो बीमारी है ऑटोमेटिकली मैनेजेबल होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ये भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि जी हम तो फैटी लिवर नहीं थे, हमें हेपेटाइटिस हो गया। अच्छा, ठीक है, सो ये रिलेटेबल नहीं है। हाँ, ये दोनों अलग अलग हाँ। चीजें हैं। लेकिन अगर आप फैटी लिवर हो और आपको हेपेटाइटिस हो गया, तो लिवर डैमेज जल्दी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप लिवर की जितना आप उसका ख्याल रख सकते हैं आप, और उसका ख्याल यही है साफ खाना खाएं, अच्छी खुराक खाएं, साफ खाना खाएं। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी इसका इलाज नहीं है, नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी आपको गोलियां खानी पड़ेंगी, दवाएं खानी पड़ेंगी। हमारे साथ खदीजा अवान, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद थी। खदीजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। फैटी लिवर के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए आम इंतखाबात के हवाले से, और जिसका हम सबको इंतज़ार है। गैर ख़त्मी, गैर सरकारी जो नताइज हैं उस हवाले से तो हम आपको अपडेट कर ही रहे हैं। और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो टाइम लिया जा रहा है वो 3 दिन का था, तो गालिबन आज या कल तक जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं वो भी हमारे सामने आ ही जाएंगे, और पता चल जाएगा कि कौन सी जमात अभी तक अगर देखा जाए तो लीड पे जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, नवाज शरीफ की जमात ही है। तो अगर लाहौर की बात कर लीजिए तो लाहौर में पंजाब असम्बली की जो 30 हलकों में नून लीग ने ही जनाब सीटें ज़्यादा ली हैं और इस वक्त लीड पर है। और उनके मद्दे मुकाबल देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार ख़ास तौर पर उन्होंने भी सीट्स हासिल की है पंजाब में। लेकिन एक और बड़ा अपसेट हमारे सामने आया पंजाब में कि ना ही टीएलपी को एज सच सीट मिल पाई, एमक्यूएम को नहीं, पीपल्स पार्टी को नहीं मिल पाई है, और इसके अलावा बाकी जो जमातें वो भी यहाँ पर अपनी कोई भी सीट हासिल नहीं कर पाई हैं। आज सारी सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे कि पिछले 3 दिन से किस तरह की सूरत हाल रही है और आज पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह बदलेगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में है, बिलावल भुट्टो भी लाहौर में है, और आज पता चलेगा, आज अहम मुलाकातें भी होंगी, बैठकें भी होंगी। कल रात भी हमने देखा कि एक बड़ा ही जलसा किया गया, नून लीग की तरफ से विक्ट्री स्पीच भी दी गई, नवाज शरीफ की तरफ से, मरीम नवाज की तरफ से लहू गरमाया गया अपने कारकुनान का। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब, जो निगरान सीएम पंजाब है, मोहसिन नकवी उनकी रिहाइश गाह पर भी गए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर गए और मेल मिलाप हुआ, अहम मुलाकातें हुई। तो उस मुलाकात का भी अहवाल जानेंगे और आगे क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है और क्या हुकूमत करने जा रही है, इस पर भी बात कर लेंगे। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इमरान अकबर है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया।
आपने सुबह सुबह आज सियासी पंडोरा खोल लिया है, और इसलिए खोला है कि ये एक रूटीन चल रही है वही 3 ना, दिन हाँ, से। पिछले 3 दिन से हम यही करते आ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फाइनल रिजल्ट्स है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है वो नहीं आया है। अलबत्ता जो गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे हैं वो तो हमारे सामने है कि नून लीग लीड पर है फिलहाल। तो देखिए मुनीबा, अभी भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आ गया है। अच्छा, आप सरकारी रिजल्ट की बात कर रहे हाँ हैं? जी, मैं सरकारी तो रिजल्ट की बात कर रही हूँ कि वो कब आएगा। तीन रोज बाद 3 रोज सरकारी बाद, रिजल्ट जो है अच्छा। वो उम्मीदवारों को मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी चूंकि आज तक तो गैर सरकारी जो है नताइज ट्रांसमिशन के तहत हर चैनल चला रहा है, मगर जो सरकारी रिजल्ट्स हैं वो 3 दिन बाद जो है मतलब उम्मीदवारों आज को। या कल आ जाएंगे? जी बिल्कुल, नहीं आज नहीं, तकरीबन 3 दिन बाद मिलने से- तकरीबन हाँ। 3 दिन बाद, क्योंकि मतलब इस अभी दरमियान भी में आज ही- का दिन भी नहीं, इस दरमियान में ही सियासी बैठकें होनी है, बैठकें हो रही हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोगों का जो है वो जोड़ तोड़ भी जोड़ होगा। तोड़ होना है, आज़ाद उम्मीदवार दूसरी जमातों हाँ में जी। जाने हैं, और जो तरीके इंसाफ के हमारे याफ्ता हैं वो मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे, मगर अच्छा। आज़ाद उम्मीदवारों ने कमर तोड़ी है। हाँ, जो इस इस वक्त दफा सूरत तो हाल है। बिल्कुल ऐसे ही नज़र भी आ रहा है हमें कि सिर्फ अगर देखा जाए तो पंजाब में और बिलखसूस लाहौर में सिर्फ नून लीग का जो कह ले कि मुकाबला था वो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ही था। देखिए मुनीबा, सिर्फ हमने चूँकि 15 जनवरी से देख रहे हैं, और आप रोज़ाना ही कहते थे कि इमरान इलेक्शन वाइब्स आ रही हैं, आ मैं रही है कह कि रहा था नहीं आ रही है, नहीं और आ आप रही। कहते थे बिल्कुल भी नहीं आ और रही है। 8 फरवरी को तो बिल्कुल नहीं है। 8 फरवरी को तो बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है। हुआ है कि नहीं? कि हाँ। हमारे जो इस वक्त का सूरत हाल देखें तो 2024 का इलेक्शन जो है वो तो इसलिए हमारे नहीं आई लिए थी ना क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई थी, हमें समझ नहीं आई थी कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं, वो इसके माहौल ही नहीं बना वैसा। हाँ। वैसी सूरत हाल सामने जिस तरह हम कैप्चर करते हैं, जिस तरह लोगों को दिखाते हैं, वैसा नहीं हो सका। मगर चूंकि जो एक वो नाखुशगवार वाक़ये हो चुके थे जिसमें 24 लोग जो हैं वो भेद चढ़े हैं, जो धमाके वगैरह हुए हैं, उसके बाद ज़ख्मी हुए हैं 64 से ज़ायद। तो इस वजह से ये तमाम सूरत हाल सामने आई। मगर एक ही रोज़ कबल ये हुआ, और दूसरे रोज़ जो है वो मोबाइल सर्विस सुबह 7 बजे बंद कर दी गई, और अगले दिन जाके तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे खुलना शुरू हुई। तो ये एक लम्हा फिक्री है, ये सवाल ख़त्म नहीं होगा। ये पूरी ज़िंदगी जब तक ये लोगों ने देखा है। नहीं, ये सवाल तो पीपल्स सवाल पार्टी तो ने भी बहुत उठाया है। ये सवाल तो हाँ, बहुत जन्म ले चुके हैं। ये सवाल बहुत पीपल्स जन्म पार्टी ले ने भी, चुके उन्होंने कहा जिस मोबाइल फोन बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता था, और जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ तब तक उन्होंने मोबाइल सर्विसेज खोली नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है शेर रहमान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोला है। नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी बहुत ज़्यादा उसने किया है, कंडेम किया है कि जी मोबाइल सर्विस बहाल करें। मगर देखिए उनका सिंध में तो उन्होंने कमाल कर दिया ना कि तमाम सीट्स ले गए हैं। और मैं तो MQM पे बड़ा हैरान हूँ कि वो उन्होंने 15 का कहा था, कराची से 28 सीटें ले गए हैं। हमें तो अभी तक हजम नहीं हो रही है बात। और इसी तरह अगर बात कीजिए पंजाब में तो आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा हुआ है, चाहे मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात बन के जो है वो सीट ज़्यादा ले गई है, मगर इस वक्त जो है सूरत हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो लेकर बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर कौमी असम्बली की बात करें तो 265 में से 250 का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, और उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने एक अक्सरियत 99 सीट्स 99, तो ये कोई कम सीट्स नहीं है। नून लीग की उसमें 76 हैं। थी वैसे, मतलब अगर एनालिसिस देखा जाए सारा, जिस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन भी कर रहे थे, उससे पहले भी एक इलेक्शन की गहमा गहमी जारी थी, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे। देखिए मुनीबा, ये मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा था कि साइलेंट वोट इतना ज़्यादा है। हाँ। मुझे बताएं कि आपको इलेक्शन वाइब्स आई हैं? नहीं आई, लोग नाराज थे, लोग नाराज थे, लोग निकल नहीं रहे थे। लोग ये सोच के बैठे हुए थे हम इलेक्शन वाले दिन हम वोट जरूर कास्ट करेंगे। और ये हमें आखिरी 4 रोज में ज़्यादा ये वाली वाइब्स आ रही थी कि लोगों ने वोट जो है वो कास्ट करना है, और खास तौर पे यूथ ने बहुत वोट कास्ट किया। वही तो 2.5 करोड़ इस दफ़ा जो नया वोट है वो इसमें शामिल हुआ है, 2.5 करोड़। और मैं वही बता रहा हूँ कि इस दफ़ा यूथ ने इतना वोट कास्ट किया है। मेरा ख्याल है कोई हमारे जो NA 118 है जहाँ पे मैं इसको कवर कर रहा था, मैंने कोई तकरीबन 40 से 50 पोलिंग स्टेशन पे ना खुद गया हूँ। और मुझे यूँ लगता था कि ना
जिस टाइम में मैं जा रहा था सुबह से, क्योंकि पोलिंग स्टार्ट थी आपके इलेक्शन में, 8 बजे जो से पोलिंग नेट स्टार्ट सर्विस थी वो बंद थी, मोबाइल सर्विस बंद थी, मगर इसके बावजूद हम जहाँ जहाँ जा रहे थे सुबह के टाइम इतना रश नज़र नहीं आया। मगर जो रश आया है वो 2 बजे से बाद जो है वो 5 बजे तक लाइनें नजर आई हमें। लाहौरी वैसे भी 12 बजे के बाद ही उठते हैं, सुबह सवेरे कौन उठता है? मगर ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। हम कह रहे थे कि जिस तरह के 15-20 दिन में इलेक्शन की वाइब्स आ रही थी, शायद जो आपका टर्न आउट, लेकिन लाहौरियों ने सरप्राइज दी है। मैं कहता हूँ कमाल किया है कि सरप्राइज ऐसा दिया है कि देखें अब आपका टोटल वोट जो है वो तकरीबन कोई 68 लाख बनता है, और 68 लाख में से आप खुद ही काउंट डाउन कर लेंगे, आपको 3 दिन बाद पता लग जाएगा कि लाहौर में जो वोट पड़ा है उसका टर्नआउट क्या रहा है। अच्छा। और हमारे नज़दीक तो होना चाहिए था 35 to 38% के दरमियान टर्नआउट, अच्छा। कि जो इलेक्शन वाइब्स के हिसाब से, मगर हमें अब फील आ रहा है कि ये 48-49 के दरमियान अच्छा, जाएगा। इतना गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंडेट की हम बात कर रहे हैं। अब हमें शेख जैन ने भी ज्वाइन कर लिया है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। पिछले 3 दिन से आप भी हमारे साथ ही मौजूद थे। हमने इलेक्शन कैंपेनिंग भी की, इलेक्शन के हवाले से बात भी की, डिस्कशन भी की है कि क्या चल रहा है, हलकों में क्या चल रहा है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी हमें उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह पहले इलेक्शंस में हमें नज़र आती थी। अब आम इंतखाबात हो गए, वोट पड़ चुके हैं, गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज भी हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें नून लीग जो है वो लीड पर है। अब मरकज जो है वो लाहौर बन चुका है सियासत का। तो क्या लगता है आपको कल की सूरत हाल सारी देख के, क्योंकि विक्ट्री स्पीच भी नवाज शरीफ की तरफ से दी गई, कारकुनान का जो मेगाफीर हमें वहां पर मॉडल टाउन में नजर भी आया, तो आपको क्या लगता है लाहौर में किसकी सियासत आने वाली है? शुक्रिया मुनीबा, आपने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली इस पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको बयान कर दिया है। अब जो गुफ्तगू है ये रिजल्ट से और जो कैंपेन हुई उससे अब एक स्टेप आगे चली गई है। जिस तरह आप खुद ही अभी निशानदेही कर रही थी कि कल नवाज शरीफ साहब ने जो विक्ट्री स्पीच है वो कर दी, बताया यही गया कि वो विक्ट्री स्पीच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो निगोशिएशन स्पीच थी। अच्छा। और अब गुफ्तगू जो सारी है वो निगोशिएशन किससे कर रहे थे वो? देखें जी, जो उन्होंने तमाम जमातों को सियासी तौर पे पेशकश की है कि आओ मिलकर मुल्क चलाएं, अब उसके ऊपर अगले 4 से 5 दिन मुसलसल डिस्कशन होती रहेगी। अच्छा। और ये कोई इजी टास्क नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मतलब जिस तरह पहले नून लीग जैन जिस तरह दावा करी थी, क्लेम करी कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, वो नहीं जीत सके, तो इसलिए निगोशिएशन की तरफ आ गए हैं कि हम अपने तौर पर अब जो है ना वो हुकूमत नहीं चला सकेंगे, तो अब हमें मखलूत हुकूमत की तरफ जाना है। देखें जी, ये तो इस वक्त कोई भी सियासी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि हम किसी भी जगह पे अपनी जो हुकूमत है वो बना सकते हैं, मास वाय सिंध असम्बली में, क्योंकि वहां पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है। इसके अलावा 3 सूबों में और मरकज में किसी भी सियासी पार्टी के पास इतनी अक्सरियत मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मेरे ज़राए तो नहीं है इस चीज में, लेकिन अगर कड़ी के साथ कड़ी मिलाऊं, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक पॉइंट के ऊपर आकर ये जो डेडलॉक है वो पैदा हो जाना है, वो है वजारत उस्मा का। अच्छा। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत तौर पर जब पीडीएम ने हुकूमत बनाई तो उन्होंने नून लीग के कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया। अब जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दोबारा नेगोशिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई बैद नहीं है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ये भी शर्त रखी जाए कि जो वजारत उस्मा की सीट है वो हमें दे दी जाए, बाकी हम मिलकर जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो बना लेते हैं। कुछ इस तरह की भी जो खिचड़ी है वो पक सकती है। इसके अलावा जो सदर मुमलिकत है उनकी सीट के ऊपर भी निगोशिएशन हो सकती है। अल्टीमेटली देखें जी, जितनी मर्जी तकरीरें की जाए कि हमने मुफादे आमा को सामने रखना है, हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है, लेकिन मुनीबा एक चीज को हम सबको मलहूज़े खातर रखना चाहिए कि हैं तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ना, बेसिकली तो इन्होंने सियासत ही करनी है ना, तो जब जितनी भी निगोशिएशन होगी उसमें सियासी तौर पर इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा।
अब ये वजारत उज़्मा की शक्ल में हो सकता है, ये प्रेसिडेंट की शक्ल में हो सकता है, ये वफाकी वजीर दाखिला खारजा और वफाकी वजीर फाइनेंस की शक्ल में हो सकता है। अब ये अगले 3 से 4 दिन 5 दिन सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही जो तमाम तर डिस्कशन है वो तजिया निगार भी करते रहेंगे, और जो सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा है और उनकी अहम शख्सियात हैं वो भी इसी चीज के ऊपर ही करती रहेंगी। खैर अब उसमें डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब और साबिक जो वफाकी वजीर है खजाना के इसहाक डार साहब वो मुलाकात कर वो मुलाकात उनकी रात को भी मुलाकात होगी। इमरान मलिक साहब ने रात को ये खबर ब्रेक कर दी थी। हाँ तो नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब से भी तो बात हुई है और मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ की, मोहसिन नकवी के जो वजीर आला है, निगरान वजीर आला, उनकी रिहाइशगाह पर। मैं शेख साहब मैं ना वो मैं शेख साहब मैं वहाँ पे ना गुलबर्ग में उस वक्त मौजूद था। तो एकदम एक प्रोटोकॉल गुजरा तो मैंने कहा ये प्रोटोकॉल तो कोई आम नहीं है। अच्छा। तो चूंकि मेरा भी रूट उसी घर के आगे से मैं गुजर रहा था तो मैंने ब्रेक लगाई तो पता ये लगा क्योंकि मुझे एक अपने ही दोस्त मिल गए तो वो मुझे बता रहे थे कि जरदारी साहब अंदर गए हैं। अच्छा। मैं कहा यार ये तो घर निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब का है। तो उस वक्त इसलिए मेरे पास ये खबर आ गई आपके पास, वरना वरना ये किसी तो को नहीं पता चल रहा था। मलिक साहब ने सहाफती जिम्मेदारियों का मुजाहरा करते हुए उसी वक्त वो खबर फाइल कर दी, और ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, मलिक साहब उकाबी नजर रखते हैं ना। अच्छा, आप जो कह रही हैं ना कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नेगोशिएशन कर दी है। अच्छा, इसके अलावा ना नेगोशिएशन और किसी के साथ है ही नहीं। हाँ। अब इस वक्त आप कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है ना उसके ऊपर तो नजर दौड़ाएं तो 99 के ऊपर आजाद उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। हाँ। इसी तरह 72 का जो फिगर है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, और उसके बाद 54 53 का जो फिगर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। अच्छा, दूसरा मैं पूछना चाहूंगी, आपका भी एनालिसिस लेना चाहूंगी जैन, ओन चौधरी का जो हलका था वहां से इतनी ज्यादा सी मतलब वोट कैसे ले लिए ओन चौधरी ने, मतलब कैसे जीत मुमकिन हो पाई है वहां पे, उनकी समझ नहीं आ रही है। देखें, ओन चौधरी को 2 बेनिफिट थे। अच्छा। सबसे पहला उनको बेनिफिट ये था कि वो इसी हलके के ही रिहायशी हैं। अच्छा, ठीक है। और वो इनका आबाई हलका है। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट कर रही थी। तीसरी चीज जिसको मुसलसल लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे, आप देखें कि ओन चौधरी इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा थे। इसका मतलब है कि उनके अपने रूट्स भी वहां पर मौजूद थे। देखें, जितना मर्जी पार्टी का वोट मौजूद हो, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो आपके साथ ऐसे होते हैं जो आपकी शख्सियत के साथ जुड़े होते हैं, खा वो किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हों। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ओन चौधरी साहब ने बहुत वोट ले लिए, मैं समझता हूँ कि इस हलके का टर्न आउट अच्छा आया। अच्छा। इससे पहले जब हम 1,72,000 वोट काफी होता है, और दूसरा वो हल्के हल्के मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के ज्यादा उनसे वो ले गए हैं। वो नवाज शरीफ साहब ने इतने नहीं लिए जितने ओन चौधरी ले गए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, इसमें ना मुनीबा एक चीज जब लास्ट टाइम आपकी ट्रांसमिशन में बैठे हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने तब एक कमेंट किया था कि ये लाहौर का वो हलका होगा जिसमें सबसे ज्यादा टर्न आउट देखने को मिलेगा। और वो मिल गया। हाँ, अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? यहाँ पे जितने लोग, अब अगर पोलिंग स्टेशन का पर नजर दौड़ाएं तो देखें वहां पे लोगों का रश था जो कि इस अमर की गुमाजी करता है कि लोगों में शऊर पैदा हो गया। लेकिन देखिए ना, चलिए लोगों की तो बात छोड़े, 3 बड़े वोट उन्हें पड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ साहब का। हाँ बिल्कुल जी, वो तो पढ़ना ही पड़ना था। इतने भारी वोट पड़े हैं तो फिर तो होना ही, टर्न आउट तो निकलना ही था। फिर देखिए पता क्या है, कंफर्ट जोन एक बहुत बड़ी चीज है। तो रात को आप शेख साहब भी बता रहे हैं कि ये विक्ट्री स्पीच नहीं थी, ये लोगों को बताया गया, एक मैसेज दिया गया कि जी हम नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं, नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये ना अब ना नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम भाईजान हम आ चुके हैं कंफर्ट जोन में, क्योंकि पहले तो ये था ना कि हम आ रहे हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा, नहीं आएंगे, समझ नहीं आ रही किस तरह से होगा। अब आप ये समझ लें कि एक घर के अंदर लोग आ चुके हैं
और मैंडेट लेकर आए हैं। मैं बार बार आपको एक लफ्ज क्या साथ बोल रहा हूँ, मैंडेट। लोगों का मैंडेट उनके पास है, देखते हैं कि मैंडेट किस तरह बिकता है, ये क्या होता है, किस तरह की हुकूमत बनती है। शेख जैन हमारे साथ मौजूद है। जैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है। हमें ज्वाइन कर लिया है इन स्टूडियोज में फ़हाद अमीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हाद, आपको भी वेलकम कहती हूँ। जागो लाहौर में वज़ीर आला बनने के चांसेस किसके ज़ाहिर ज़्यादा किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही जो है वो कैंडिडेट आएगा। अब उसमें जो है वो हमजा शहबाज भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है अलीम खान भी, वो भी मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, वाह। जोर तो वो भी लगा रहे हैं, मगर सीटें चूंकि उनकी इतनी नहीं है। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनते हैं तो शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? ये भी मुमकिन है, भी मुमकिन है। देखिए, अब जो कैंडिडेट तो इनका ही आएगा। अब ये इसमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छा। आप देखें, कमोबेश 133 शायद आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पंजाब में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार जो तो पीटीआई से इलाक़शुदा हैं, ठीक है, वो आधे तो 71 जो है वो पीटीआई से इल्हाक़शुदा है। पीटीआई से इलाक़शुदा है। अगर वो दूसरे जो बाकी बच जाते हैं, ठीक है, वो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी पार्टी के साथ इल्हाक करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलाक होता है तो जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पर 10 से 12 लोग हैं, इस वक्त 10 लोग हैं, वो भी उनसे इलाक करेंगे। तो पीपल्स पार्टी तो एक भी सीट नहीं ले पाई है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी के भी कुछ इधर से जीतते हैं तो वो भी इलाक भी तो पेंडिंग पड़ी हुई है ना, कुछ भी, तो वो भी उनसे इलाक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वफाक में इनका इलाक हो जाता है तो पंजाब में भी इनका इल्हाक हो जाएगा। तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अगर इनसे मिल जाते हैं तो अक्सरियत तो सीधी सीधी मुस्लिम लीग नून की है। जब तक आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी के साथ नहीं मिलते उस वक्त तो अभी तक जो है वो गुमोगू की कैफियत है। हाँ। इस वक्त आप अगर वफाक की बात करें तो वफाक में अगर जो है वो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनता है तो फिर पंजाब में भी वज़ीर आज़म बनने के चांसेस नवाज शरीफ साहब के हैं या शहबाज शरीफ भी बन सकते हैं? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की लास्ट स्टेटमेंट थी वो तो जो है वो थोड़ा सा कर जाती है उनके, पता नहीं वो बनते हैं कि नहीं बनते। अच्छा। मगर कल जो पीपल्स पार्टी के, हाँ जी, कंफ्यूजन है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, जो उनके बयानात सामने आ रहे थे, उनकी तरफ से जो बयानात सामने आ रहे थे उसमें तो यही लगता है कि नवाज शरीफ साहब ही जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ। आपको क्या लगता है इमरान, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ये दो सीट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर देखी जाए तो। वज़ीर आला के लिए आपको क्या लगता है कि कौन, कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कौन बन सकता है? और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ही बनेंगे, पीएम ऑफ पाकिस्तान? देखिए मुनीबा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए थे, वो उनका त्यारा वहां से चला और हेलीकॉप्टर पे वो मीनार पाक ऐसे तो नहीं आए ना पाकिस्तान। तो आपको क्या ये इस तरह थोड़ी हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पे वैसे ही बैठने आए थे तो उन्होंने क्या लेने आया? अच्छा, नवाज शरीफ साहब बनने आए हैं वज़ीर आज़म। ये हो सकता है कि 8 माह बाद कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल आए कि चेंज आए तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ जाए। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ ही बनेंगे अब जो तख्त है वो किसी और को दे दें और वो इंतजार करें। और उनकी बेटी इतनी ज्यादा जद्दोजहद कर रही थी वो भी निगलेक्ट कर दें। तो वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो हमने अभी तक जो हमें बताया गया कि शायद मोहसिन रजा नकवी जो है वो 3 माह बाद दोबारा से इलेक्शन लड़के दोबारा आ सकते हैं। नंबर मतलब उनके चांसेस अभी भी है 100%। अच्छा, उसके बाद आप अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं नवाज शरीफ, तो पंजाब जो है वो हमजा को तो दिया जाएगा, मगर हमजा को बताया जाएगा कि हमजा सोना नहीं है। अच्छा, आप काम करना नहीं है, काम करना है। क्योंकि मोहसिन रजा नकवी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है 24 घंटे का कि वो रात 4 बजे भी रजा नकवी ने कुछ छोड़ा है कि अगला सीएम आके काम करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। जिसमें शहबाज शरीफ कहते थे कि शहबाज स्पीड, इसी तरह ये मोहसिन की डबल स्पीड है। अब ये बुज़दार की तरह सोना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब काम करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि बर वक्त काम हुए भी है और कम टाइम में बहुत ज्यादा काम करके मोहसिन रजा नकवी ने हमें दिखाया भी है। तो हमारे साथ इमरान मलिक यहाँ पर मौजूद थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए, और फ़हाद अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया था। फ़हाद, आपका भी बेहद शुक्रिया। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। और मैं तो कहूँगी कि द फेमस आयशा हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिन्होंने ओवर द नाइट, रातों रात सोशल मीडिया पर आग लगा दी अपनी आवाज़ के साथ। कदी आमिल सावल यार, उन्होंने गाना गाया मुज़ाकरात पर, उस प्लेटफॉर्म पर, और जनाब वो देखते ही देखते इस तरह वायरल हुआ और इतना ज़्यादा पसंद किया गया, इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि उन्हें एक और OST मिल गया। नमक हराम का OST उन्होंने किया है। तो आयशा तारिक हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। पहले भी हमारे साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन तब वो PGC की एज अ PGC की स्टूडेंट आई थी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्टूडेंट बनकर आई थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अब वो एक इंडिपेंडेंट सिंगर बनकर आई हैं, जो फेमस द आयशा, फेमस जो हमें सोशल मीडिया पर नजर आती है। आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना आपका सोशल मीडिया पर नाम हमने सुना है, माशाल्लाह इतनी फेमस हो गई हैं आप। और जिस तरह लोग चाहते हैं कि रातों रात हम फेमस हो जाएं, हमें तरक्की मिले, माशाल्लाह आप वो देख रही हैं अपनी इस लाइफ में। छोटा सा मतलब आप कह ले कि हमारी लाइफ का टेन्योर होता है, तो माशाल्लाह आप उसको देख रही है। कैसा फील कर रही है? एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी जल्दी और एक प्लेटफॉर्म पर जाएंगी, मुज़ाकरात में जाएंगी और इस तरह फेमस हो जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह वाकई बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं रातों रात इस तरह वायरल होती हूँ और फिर उसके नेक्स्ट डे ही मुझे सर इमरान अशरफ की कॉल आती है कि आपको मैं मेरे ड्रामा नमक हराम में OST करना है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि रैंडमली मैंने अपनी मैम को कॉल की कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है, तो उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात पे चल रहे हैं, तो आप भी चलो, हम देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है हम चलते हैं। तो इस तरह फिर सारा प्लान क्यूट हुआ, तो मैं मैम के साथ यहाँ पर आई मुज़ाकरात पे। तो फिर वहाँ पे मेरी मैम ने कहा कि आपने ना सर इमरान अशरफ के ही ड्रामे का OST आपने सुनाना है एक्सिबिस में। ओके ठीक है। तो मैंने उससे पहले फर्स्ट टाइम ही गाया, उससे पहले कभी गाया भी नहीं था। आमिल सावल, ये जी वो बिल्कुल उस दिन फर्स्ट टाइम ही गाया था, उससे पहले कभी नहीं गाया? फर्स्ट टाइम ही गाया था, उसके अलावा मैंने उससे कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गाया हुआ था। ओके। और बस सुन के से याद किया हुआ था, इवन कि उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी मुझे। अच्छा जी। तो बस मुझे याद है जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आई थी मुज़ाकरात से पहले, तो तभी भी आपने ये वाला गाना नहीं गाया था। बिल्कुल। तो बस वो अल्लाह की तरफ से ही हुआ है जो भी। बस उस दिन आपका कहते हैं ना कि वो आपका दिन था, उस दिन आपका दिन था, आयशा तारिक का दिन था वो। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब नमक हराम तो आपने कर लिया, OST कर लिया, वो इस वक्त बहुत से लोगों ने पसंद भी किया, ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद किया, इमरान अशरफ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो उसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? अभी तक तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमक हराम का ही OST किया है, जो कि सर इमरान अशरफ की तरफ से मुझे स्पॉन्सर हुआ, और मैं सर इमरान अशरफ की बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना आगे मुझे लेकर आए। तो आयशा नेक्स्ट क्या सुनाने वाली हैं आप हमें? नेक्स्ट में नमक हराम का OST। नमक हराम का, वाह वाह क्या बात है, फेमस नमक हराम का चले जी। नहीं, मैं तो कहूँगी कि खूबसूरत है, और जैसे वो खुद खूबसूरत है वैसे उनकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है, उन मेलोडी आवाज़ है आपकी। तो आयशा, जब सबसे पहले जब इमरान अशरफ की कॉल आई आपको OST के लिए नमक हराम के, तो आपने किसको जाके सबसे पहले बताया, या एक्साइटमेंट हुई उस वक्त के समझ नहीं आई थी कि अच्छा वाकई ऐसा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि अननोन कॉल्स मैं नहीं उठाती। अच्छा ठीक है। और उस वक्त में मेरे मतलब एक कॉल आए और आप उसको कॉल उठाएं और आगे से आवाज आए कि मैं इमरान अशरफ बात कर रहा हूँ, तो मतलब वो आपकी एक्साइटमेंट कैसी होगी? वो बहुत ज़्यादा थी एक्साइटमेंट। अच्छा। मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। मैं मम्मा ने जब सुना कि सर इमरान अशरफ की कॉल है, मैंने कहा सीरियसली मुझे बिल्कुल भी जैसे कहते हैं बिलीव नहीं हो रहा था। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर सर इमरान अशरफ से मेरी बात हुई। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं आपको इस तरह से ये एक वॉइस नोट भेज रहा हूँ, आप इससे रेडी करें और मुझे जल्दी से पहले इसका ट्रायल भेजें, फिर उसके बाद आप इजी होके 2-3 दिन में प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करें। ओके। ये तो अभी आप अपनी दोस्तों को तो बताती होंगी, देखो मेरे पास इमरान अशरफ का नंबर भी है, मांगती हैं वैसे दोस्तें? जी कहती हैं तुम्हारी मेहरबानी, हमें दे दो,
हमें भी नंबर दे दो। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं दे सकती। हाँ, नहीं ये सिर्फ मेरे पास ये नंबर है, सिर्फ ये मेरे सिर्फ पास मैं है। तुम लोगों को जेलस करूंगी कि देखो मुझे इमरान अशरफ की कॉल आई थी। चले बहुत अच्छा हुआ कि ये आपकी किस्मत में लिखा होता है कि कहीं ना कहीं आपको वो अल्लाह पाक किसी को जरिया बनाता है। तो हमारी तो हमेशा बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, नए टैलेंट के साथ है, आयशा आपके साथ भी है कि आप इसी तरह आगे बढ़ती जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चले अगला सॉन्ग कौन सा सुनाएंगे आप हमें? मैं इश्क मुर्शद का। इश्क मुर्शद का, क्या बात है जनाब, वाह जी वाह। चले हिट पे हिट जो है ना वो आयशा आज हमें जो गाने दे रही हैं जनाब। पहले उन्होंने द फेमस कदी आमिल सावल गाया, फिर नमक हराम का ओएसडी गाया, अब जनाब ये जो फेमस आजकल गाना भी हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा ड्रामा भी पसंद किया जा रहा है। तो आयशा आगे का क्या सोचा है? इसी चीज़ को परस्यू करना है, साथ साथ स्टडी भी करनी है, क्या सोचा है आगे? इंशाल्लाह साथ साथ स्टडी भी और इसको भी साथ साथ परस्यू करना है। सॉन्ग मतलब ये मौसीकी को साथ साथ लेकर जी, चलना है, बिल्कुल। सिंगिंग करनी ही करनी है। बिल्कुल। तो अभी किसी से प्रोफेशनली सीख रही हो या अभी नहीं? इंशाल्लाह सीखूंगी। अच्छा सीखूंगी। थैंक यू सो मच आयशा फॉर Thank you कमिंग very हियर। much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बेस्ट विशेस Thank you आपके so much. फ्यूचर के लिए। और मिकाया आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और आपके लिए साथ भी हमारी बेस्ट विशेस है। और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।